बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगरी। आज अगर बात करें फैसलों की तो बड़ा फैसला DGISPR यानी कि अफवाज पाकिस्तान की तर्जुमान की जानिब से बड़ा फैसला सुनाई दिया। आज वो फैसला जिससे यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सियासत ने नया रुख अख्तियार कर लिया है। अगर बात की जाए तो अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान DGISPR ने वाज़ेह तौर पर आज सहाफ़ियों के सामने बड़ी अहम बातें की। अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि बानी PTI अगर बात करें तो उनके 2 बच्चे जो इस वक्त बैरून मुल्क में मुकीम हैं उनको लाया जाए और बिठा के समझाया जाए। और अफवाज पाकिस्तान जिस तरह से कुर्बानियाँ दे रही हैं मुख्तलिफ़ सरहदों पर इस वक्त जिस तरह से जंग लड़ रही है, तो एक जहनी मरीज़ जो जेल में बैठ कर पाकिस्तान की अफवाज पर और इदारों पर जिस तरह से तनकीद कर रहा है, तो उसको ये भी समझना चाहिए कि उसके 2 बच्चे जो बाहर हैं उनको ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान और भारत के सामने और उन खुदकुश हमलावर और दहशतगर्दों के सामने यकीनी नहीं लाना चाहिए जिस तरह से पाकिस्तान के बच्चे इस मुल्क पर जाने निशावर कर रहे हैं और कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अगर बात की जाए तो उन्होंने आगे बढ़ के भी ये बात की तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के साथ साथ वो लोग जो कि प्रॉक्सी वार में इस जंग में कहीं ना कहीं उसका हिस्सा बन रहे हैं, वो बैरून मुल्क बैठे हुए कुछ यूट्यूबर और पाकिस्तान के अंदर जो उनके अलाकार हैं उनके ऊपर भी आज DGISPR ने वाज़ेह तौर पर बात की। बात करते हुए आज ये भी कहा कि कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान दोनों एक पेज पे नज़र आ रहे हैं, मगर यहाँ पर एक सियासी पार्टी जिसका नाम ले लेते हुए यकीनी तौर पर जो उन्होंने बात की वो बड़ी अहम थी कि वो जिस तरह से तनकीद कर रही है वो भी बिल्कुल इस वक्त आया है। उन्होंने मुख्तलिफ ट्विटर अकाउंट भी दिखाए जो कि बराह रास्त कहीं न कहीं जो इदारों पे तनकीद करते हुए नज़र आ रहे थे। और इसके साथ साथ वो ट्विटर अकाउंट जो पिछले दिनों वाज़ेह तौर पर हिंदुस्तान, फ्रांस, अमेरिका और अफ़गानिस्तान समेत UAE और कितने मुल्कों में जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे थे वो बड़े अहम हैं। बात करें तो CDF यानी कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की जो है नोटिफिकेशन का मामला जो था उस पर भी कई लोगों ने जो है बैठकर मुख्तलिफ़ जगहों पर ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पे एक गैर ज़मानदारी का बयानी को बयान किया और उस बयानियों ने भी दम तोड़ दिया कि नोटिफिकेशन निकलेगा नहीं निकलेगा। नोटिफिकेशन निकल आया, पर उसके बावजूद जो है यहाँ पर पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है वो इदारों पर जो तनकीद की सियासत है उसको बंद होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अब सियासत ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और सियासी बयानियाँ ये नहीं चलेगा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत ज़रूर जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर काम हो रहा है। अगर बात करें तो बानी PTI इदारों के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चला रहे हैं और हुकूमती पॉलिसी का ऑपरेशन क्या है ये भी अपनी जगह पे बड़ा अहम सवाल है। ये बड़े अहम सवाल हैं, इस पर बातचीत करेंगे। उस्मा कारदार साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, रुकन है पंजाब असम्बली में। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। नईम कुरैशी साहब सीनियर तजज़िया निगार हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। हमारे पास जो है बड़े अहम मेहमान हैं, ये इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं नईम कुरैशी साहब आपकी जाने पाऊँगा। फरमाइएगा सर, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम थी, बड़े सवालात उन्होंने उठा दिए। समझते हैं कि वाक़तन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और जो PTI का बयानिया था वो एक मुल्क खिलाफ बयानिया था जिसका आज जो है यकीनी तौर पर DGISPR ने वजाहत से पूरी दुनिया के सामने चीज़ें रखी हैं। जी बहुत शुक्रिया मुगरी साहब। देखिए, बहैसियत एक सहाफ़ी के मेरी ख्वाहिश है कि काश DGISPR साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस अंदाज में ना होती, क्योंकि जिस अंदाज में पाकिस्तान का एक इदारा एक सियासी जमात के सामने आ गया है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है जी। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि काफ़ी अरसे से ये बात कही जा रही थी कि अब ये लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान है। हमारी ख्वाहिश थी कि ये लड़ाई सियासी जमातों सर लड़ाई बड़ी क्यों? कुरैशी साहब कता कलम में माफ़ कीजिएगा, लड़ाई बड़ी क्यों? इदारों के साथ तो कहीं भी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती कि इदारों के साथ लड़ाई लड़ी जाए। लड़ाई लड़ी क्यों और वजह क्या बनी? जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो होना तो ये चाहिए, वही तो मैंने आपसे जुमला कहा कि होना तो ये चाहिए था कि ये लड़ाई सियासी पार्टियों के दरमियान ही रहती और इदारे इसमें इस अंदाज में सामने ना आते, क्योंकि बात यह है कि सियासी जमात का मामला एक ऐसा मामला है कि पाकिस्तान की तारीख में आपको पता है कि पहले एक बड़ा हादसा हो चुका है
हमने अपने साबिका मशरक़ी पाकिस्तान में ये देखा कि जब अवामी लीग के साथ जो कुछ भी हुआ और उसके नतीजे में हमारे मुल्क दोलख्त हो क्या आप गया, समझते हैं कि ये सारा ये भी माजरत के साथ हमारे क्या सामने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी लीग है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मेरी बात को मस्बत लीजिए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सियासी जमातों को चूंकि अवाम की हिमायत हासिल होती है और इदारों का स्ट्रक्चर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, लिहाजा कि पाकिस्तान की किसी भी बड़ी सियासी जमात के साथ अगर इस तरह का मामला हो जाए तो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। और देखिए, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कुरैशी साहब साथ ही रहेगा। उस्मा कारदार साहब की तरफ जाऊंगा, मोहतरमा आपकी तरफ आऊंगा। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। फरमाइएगा, DGISPR की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आपका नुक्ता नज़र क्या है? क्योंकि जो इस वक्त बात हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो कई दिनों से जो सियासत हो रही थी और सियासत के साथ साथ जो बाहर बैठे हुए चंद लोग जो पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ मुख्तलिफ सोशल मीडिया टूल पर जिस तरह से तनकीद कर रहे थे, आज DGISPR ने जो जवाब दिया है बड़ा मुस्बत है। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, सियासत अपनी जगह है, लेकिन सियासत की आड़ में जब आप जाके दुश्मन के साथ हाथ मिला लें और दुश्मन का बयानिया जो है उसको लेके आगे बढ़ें और अपने ही इदारों को नुकसान पहुंचाएं और अपने ही जो एक नेशनल सिक्योरिटी के लिए आप एक रिस्क बन जाएं, तो फिर इसकी इजाजत रियासत हरगिज नहीं दे सकती है। आपको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। एक 5th जनरेशन वॉरफेयर है जिसका हम सामना कर रहे हैं। हमारे हजारों जानों की कुर्बानी जो है वो आपके सामने है। हमारे बल्कि हमारे जो सिविलियंस भी हैं, सरहदों की हिफाजत में इन बहादुर सपूतों ने अपनी जान का नजराना पेश किया है। आप उनकी जो कुर्बानियां हैं उनको आप किस तरीके से आप एक बेवकूफ हैं, उनको रोज किसी इंडियन चैनल पे ऑफ होता है जब मैं देखती हूँ कि ये जो एक सियासी पार्टी है ये तो जाके बी टीम बन गई है, ये प्रॉक्सी बन गई है इंडिया की, भारत की। और इन्होंने झूठ की फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। ये इनके जो अकाउंट्स हैं जो कि ये चला रहे, क्योंकि ये सोशल मीडिया की पार्टी है, ये जो भी इंतशार इन्होंने फैलाना होता है ये सोशल मीडिया के थ्रू फैलाते हैं। और ये मुल्क से बाहर बैठ के इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मुल्क के अंदर आ जाए इनके भगौड़े और यहाँ पे आप आके कानून का सामना करें। ये शहबाज गिल और शहजाद अकबर और आदिल राजा और इस टाइप के जो ये लोग, मतलब ये कि आप हम नेशनल टीवी पे जिन लोगों के आप नाम ले रही हैं, मैं तो कह रहा हूं कि इनका नाम भी नहीं लिया जाए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बाहर चंद डॉलर और पाउंड्स के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से बात करते हैं वो बायसे शर्म है। मैं तो बहैसियत सहाफ़ी जो कि मैं समझता हूं कि इन लोगों की तो बात ही नाम ही नहीं लेने चाहिए हमारे नेशनल टीवी पर। इनको तो आप देखें, इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि ये बिकाऊ माल है। ये सिर्फ डॉलरों की खातिर सुबह से लेकर रात तक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके इदारों के खिलाफ हर्जासराई कर रहे हैं। ये नाकाबिले माफी हो चुके हैं और इनको कोई शर्म, कोई हया नहीं है, क्योंकि इनकी जूइश लॉबी इनकी बाहर फंडिंग कर रही है बैठ के। और ये पूरी दुनिया में ये जिब्रान इलियास इनका बैठा हुआ है, वो इनका सरबराह है PTI का। इस वक्त वो सारे बयानिया जो है बिल्कुल उस्मा कारदार साहब साथ ही रहेगा। ब्रिगेडियर रिटायर गुलाम मुर्तजा कुरैशी साहब हैं, दफाई तजिया निगार, उन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब वक्त देने का। फरमाइएगा, DGISPR की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी सर, बड़ी अहम बात उन्होंने की है और बात अगर की जाए तो उन्होंने बानी PTI को जो है ज़हनी मरीज करार दिया और उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अफवाज पाकिस्तान के बच्चे यहाँ पे शहीद हो रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के बच्चे जो अफवाज में हैं। और उन्होंने जिक्र भी किया कि आप अपने 2 बच्चों को पाकिस्तान बुलाइए और उनको यकीनी तौर पर हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की जो इस वक्त जंग अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी लड़ रहे हैं उनके साथ कम से कम खड़ा तो कर दें। कुरैशी साहब। जी, थैंक यू मुगरी।
ऐसा है कि मेरा ख्याल है ये एंड हो गया। जितना हमने कोशिश किया कि जो है वो टकराव ना हो, फौज ने इतना एहसास किया, इतनी केयर की और आखिर में ये तक कहा कि आप माफी मांगे शोधा पे जो अटैक किए हैं तो बात करते हैं। इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। इसके बाद आगे चलें, इन्होंने आईएमएफ के फंड्स को रोकने के लिए खत लिखे, इन्होंने सैलाब ज़दगान को मदद देने के लिए यूरोपियन यूनियन देना चाहती थी, उनको रोका। इन्होंने ये न कि आप ये इंतहा है कि आपने ये अपने लोगों को जो पाकिस्तानी हैं, फॉरेन में काम करते हैं, हमारे परदेसी भाई हैं, तो जो रेमिटेंस भेजते थे आपने उनको मना किया कि आप रेमिटेंस ना भेजें। आपने मुल्क को दिवालिया की तरफ लेके जाना चाह रहे थे। ये तो अल्लाह का को इतनी फौज ने कामयाबी दिलाई जिसके बदौलत दुनिया आपकी तरफ इंटरनेशनली आ गई और आपका आईएमएफ जो है वो उन्होंने कर्जा मंजूर कर लिया और हमारी स्टेबलाइजेशन हो गई है इकोनॉमी की। आइए उसके बाद आप जितनी भी ये ना एक फातह फौज है और आप फातह फौज को ये ना कि दुश्मन ही गंदा करते हैं, अपने नहीं करते। तो अब उसके बाद क्या रह गया हमारे पास? क्या रह गया एक फौजी नुमाइंदे के पास के कहे वो? और जैसे ही जो मिलने जाता है पॉलिटिशियन वो बाहर मैसेज लेके आता है, उनकी बहनें क्यों ना हो, इंडियन चैनल पे बैठ के अफगानिस्तान को जो है वो बेस बना के ट्विटर वीलॉगर उधर से, अब ये जितना सिलसिला चलता रहा है आखिर कब तक? ब्रिगेड साहब साथ ही रहेगा, ब्रिगेड साहब साथ ही रहेगा, मेरे साथ ही रहेगा। नईम कुरैशी साहब की तरफ जाऊंगा, बड़े अहम आपने नुकात उठाए। कुरैशी साहब, कतई नज़र आप और हम दोनों सहाफ़ी है, मगर जो दुनिया में यकीननी मैं भी दुनिया में गया हूँ, देखा है, मगर दुनिया के कई ममालिक में यही जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और जिस सियासी जमात से बात पीटीआई से करें उनसे वाबस्तगी है, मगर वहाँ पे वो एक तिनका भी बगैर लॉ और लॉ के बगैर इधर से उधर उठा के नहीं रखते, मगर यहाँ पर बैठकर और वहाँ पर बैठकर जो अफवाज पाकिस्तान पर और पाकिस्तान पे तनकीद करते हैं, क्या ये यकीननी दुरुस्त है? एक तो ये बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या अपने इदारों के ऊपर इस तरह से तनकीद करना और इस तरह से शोधाओं के जो है यादाश्त पे हमला करना, तो ये पूरी दुनिया और ये तो भारत और अफगानिस्तान और दुश्मन ममालिक जितने भी हैं वो तो यही चाह रहे थे, यही होना चाहिए था। कुरैशी साहब देखिए, एक तो यह है कि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात को आप दुश्मन गर्दाने, ये एक गैर हकीकी बात है। पाकिस्तान में गद्दार दुश्मन करार देना, पाकिस्तान की सियासी तारीख में मोहतरमा फातिमा जिन्ना से ज्यादा मोतबर कौन हो सकता है? क्या अय्यूब खान के जमाने में मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गद्दार करार नहीं दिया गया? क्या उनके खिलाफ अखबारात में जो है वो इश्तिहारात नहीं दिए गए थे? तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि बताइए कि क्या मोहतरमा फातिमा जिन्ना गद्दार थी? और क्या माजी करीब में कई सियासतदानों को जो है वो मुल्क दुश्मन करार नहीं दिया गया, एंटी स्टेट करार नहीं दिया गया? देखिए, इस तर्ज पे अगर आप सोचेंगे तो ये आप पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान के अवाम की खिदमत नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को मुल्क दुश्मन करार देने की कोशिशों में लगे हुए हैं। आपसे मुराद मैं एक आइडिया की बात कर रहा हूँ, राय की बात कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मेरी ये ख्वाहिश नहीं थी कि इदारा इस तरह से सामने आता एक सियासी जमात के, ये हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हक में क्या है, तो क्या ये जो टेम्परेचर अब ऊपर गया है और इसका रिएक्शन जाहिर है अवाम की तरफ से भी होगा, सियासी जमात की तरफ से, वो पाकिस्तान के हक में नहीं है। क्या पाकिस्तान के हक में ये है? कुरैशी साहब मैं जरा सा मुकम्मल कर दूं, देखें मुकम्मल कर दूं, बहुत सारी बातें हैं, एक तरफा बात मत करें। अगर हमने ये तय किया है कि हमने ये कहना है कि हाँ जी सब कुछ सही है, ऐसा ही होना था, तो कोई गुफ्तगू का फायदा नहीं है। लेकिन आप देखिए, अगर इमरान साहब के बेटों की बात हो रही है कि जी उनके बेटे कहें, तो क्या नवाज शरीफ के बेटे कश्मीर के मुहाज पे खड़े हुए हैं? क्या इसाक डार के बेटे हैं? एक तवील फहरिस्त है कि किस किस के बेटे पाकिस्तान से बाहर हैं। उनके बेटे तो पाकिस्तान में पले बड़े नहीं है। मसलन तो
बात यह है, देखिए बात को समझे, हमें करना क्या है, हमें तज्जिया करना है कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। तो मेरे लिए ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए थी। ये पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, ये पाकिस्तान की सियासत के लिए नहीं है। इदारों पे तनकीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन इदारों को भी देखना चाहिए। आप इस बात को समझें कि जो सियासी इत्तेहाद है इस वक्त, जो हुकूमती इत्तेहाद है, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, मुस्लिम लीग नून, ये इदारों के पीछे छुप गए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर सियासी जमात कर लेती, मुस्लिम लीग नून कर लेती, पीपल्स पार्टी कर लेती तो बहुत बेहतर होता। लेकिन आज जो कुछ भी सिचुएशन डेवलप हुई है, इन सियासी जमातों ने अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट के लिए या फौज के साए में छुपाने की कोशिश की है, उनको सामने कर दिया है। चले सर, मैंने इनकी तामुल यही साहब की बात है सुन ली, कि इनके तामुल से साए बात में सुन ली। मैं उस्मा हुकूमत खारदार करती साहब की तरफ जाऊंगा। मोहतरमा ये फरमाइएगा कि जो नईम कुरैशी साहब फरमा रहे हैं कि ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपको करनी चाहिए थी, मगर ये मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं है। वो समझते हैं कि कई ऐसे लोग हैं, मैंने तो कहा बताइए कि किन के बच्चे बाहर हैं, उनका शायद इशारा जो है नवाज शरीफ साहब की तरफ है को DGISPR ने क्यों कहा कि जी उनके बच्चे यहाँ पे आएँ, क्योंकि तनकीद तो वही करते हैं, मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ या आसिफ जरदारी तो नहीं करते। जब आप बैठकर ट्विटर पर बैठकर अफवाज पाकिस्तान और आपके जो बाहर हैंडलर बैठे हुए हैं वो जब वो तनकीद करेंगे, आपका तजिया बहुत अच्छा है, मगर जो लफ्ज़ों का चुनाव वो लोग करते हैं आप पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए, क्या वो काबिल कबूल है? उस्मा खारदार साहिबा। देखिए, बात सारी ये है कि कुरैशी साहब पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं जो ये बार बार फरमा रहे हैं कि सबसे ज्यादा बड़ी जमात, सबसे ज्यादा पॉपुलर जमात, खुदा का खौफ कर लें। अभी पीछे बाई इलेक्शंस हुए हैं, 6 नेशनल असेंबली की सीटें हैं जिनमें ये सफा चट हैं, भाग गए, मैदान छोड़ गए। एक तो सीट इनके अपने घर की थी, हरिपुर की, जहां पे 44,000 वोट से ये हारे हैं, और वो 7 प्रोविंशियल असेंबली की सीटें हैं जिनमें ये सफा चट हुए हैं, और जहां पे 1 to 9 में कोई पता नहीं चला इनके किधर गया है कैंडिडेट। अब इनके लिए कोई नहीं निकलता। सबको पता है कि ये इनके कॉल ऑफ फेल में जमीन आसमान का फर्क है। ये लोगों को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और गुमराह करके तो रास्ते में छोड़ देते हैं। आपने देखा है ये 24 और 26 नवंबर को क्या हुआ था, और क्या ये जेलों में जो बेचारे जो यूथ पड़े जो है, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं, उनका फ्यूचर इन्होंने बर्बाद कर दिया है। देखें, रियासत के खिलाफ आप इस तरह की घटिया बातें, आपका कानून और आपका आईन आपको इजाजत नहीं देता। हमारे सरहदों के जो मुहाफिज हैं, हमारी अगर ये सरहदों के मुहाफिज हमारी कुर्बानियां ना दें तो दुश्मन हमें खा जाए, डिकार भी ना ले। इनको तो शर्म आनी चाहिए कि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पाकिस्तान जो है वो इतनी बड़ी फतेह लेके पूरी दुनिया के सामने हमारे फील्ड मार्शल और हमारे प्राइम मिनिस्टर गए, और जहां पे भी गए उनको क्या जबरदस्त इस्तकबाल हुआ, क्या जबरदस्त इस्तकबाल हुआ। जाएगा पाकिस्तान को कौन देख रहा है? कुरैशी साहब कुछ कह रहे हैं। मैंने कहा IMF की रिपोर्ट देख लीजिए, मैंने तो इनकी बात को मैंने काटा नहीं है, मेहरबानी करके ये मेरी बात सुन ले जी, ये सुन ले मेरी बात। क्योंकि जो पाकिस्तान जो था, जो जिसका इमेज इतना डैमेज हुआ था मार्का हक के बाद, अब पूरी दुनिया, पूरे जो हमारे डायस्पोरा है वो देख रहा है और वो इतना खुश है, और हमारा सर सबका फख्र से बुलंद हो गया। पाकिस्तान एक रीजनल पावर बन के उभर रहा है इस खित्ते में। भारत को में इस वक्त जो है फ्रस्ट्रेशन और आग लगी हुई है, क्योंकि वो अपने लोगों का सामना नहीं कर सके, क्योंकि उनको इतनी सबके सबसे बड़ा इवेंट अगर पड़ोसी मुल्क भारत की बात करिए मैडम, तो कल पुतिन जो है, रशिया के जो प्रेसिडेंट आया, उसके बावजूद जो है वो कोशिश कर रहे थे कुछ ना कुछ मिल जाए, कुछ हम हमारी जो है डील हो जाए, मगर बंदर के हाथ में उसरा देने से इनकार कर दिया कि हम आपको चीजें नहीं देंगे, क्योंकि आपने राफेल का हाल क्या किया, फ्रांस का हाल क्या किया, तो हमारा हाल क्या करेंगे? बिल्कुल। देखें, वो आप ट्रंप साहब की पहले सुने किस तरीके से वो हमारे फील्ड मार्शल की, हमारे पाकिस्तान की अब तारीफें करते हैं। साथ वो कहते हैं कि इन्होंने राफेल गिराए हैं। ये समझ नहीं आ रही इनके साथ हुआ क्या, और आगे भी इंशाल्लाह ताला ये जो चीफ ऑफ डिफेंस
डिफेंस फोर्सेस बने हैं हमारे फील्ड मार्शल, आगे भी जो स्ट्रेटजी कंबाइंड हमारी सारी फोर्सेस की होनी है, ये मुंह की शिकस्त खाएंगे। मगर कुरैशी साहब कह रहे हैं कि ये सियासी पार्टियां जो है, आप लोग जो है इदारों के पीछे खड़े हो गए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको करनी चाहिए थी। देखिए ये जो हमने मार्का जीता है, कौम इदारों के पीछे खड़ी थी और कौम इदारों के साथ खड़ी रहेगी। ये कोई दरारें नहीं डाल सकते। पता नहीं इनको क्या हो गया है, इनका दिमाग चल गया है, खराब हो गया है। ये इन्होंने इनके घास चरने गया हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको हो क्या गया, इतनी इक़्तिदार की हिवस, इतनी इक़्तिदार की हिवस कि आप अपने रियासत के ऊपर जब दौड़े। इनको कहिए अपनी जबान दुरुस्त करें, तमीज और तहजीब के दायरे में गुफ्तगू क्या करें। मतलब है दुरुस्त करें? आप पाकिस्तान की आपने पाकिस्तान के लिए इतनी दुश्मनी ली है कि आप जाके दुश्मन के मुल्क में बैठ के आप अपने जो वतन को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। किसी के दिल में अगर मोहब्बत होगी तो वो पाकिस्तान की इस तरह से आप पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। आप इस तरह से पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जिस तरह से ये लोग पहुंचा रहे हैं। कभी भी कोई पार्टी ने इस तरह से नहीं किया जिस तरह से ये लोग जो जाके कर रहे हैं। ये नाकाबिले माफी बातें हैं सारी। और फिर यहाँ पे आपने देख लिया था 9 मई को इन्होंने क्या किया था, किस तरीके से थोड़ा कुरैशी साहब को भी टाइम दीजिएगा। उस्मा कारदार साहब, नईम कुरैशी साहब को भी थोड़ा टाइम दीजिएगा क्योंकि उनका भी रिस्पांस आना जरूरी है। जी नईम कुरैशी साहब, अभी गवर्नर स्टेट बैंक इनके हैं, उन्होंने मईशत के बारे में क्या कहा, SIFC के जनरल सरफराज साहब उन्होंने क्या कहा, जो मोहम्मद अली साहब है मुशीर हैं उन्होंने क्या कहा, सारे लोग सर आप पाकिस्तान की माफ किया, उन्होंने क्या कहा, मगर उन लोगों का जिक्र क्यों नहीं कर रहे जो बैठकर बाहर आप उसकी मजम्मत करते हैं कि जो अफवाज पाकिस्तान पर इदारों पर जो तनकीद कर रहे हैं। देखिए मेरी अर्ज सुन लीजिए, 2-3 बातें आप सुन लीजिए मेरी बात, जरा मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। अब आपने असल सवाल पूछा है मुझसे, पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला रही है। मेरी बात सऊदी अरेबिया से लेके, रशिया से लेके, चाइना से लेके, अमेरिका से लेके सब यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। सर कुरैशी मैडम कुरैशी साहब से बात जी, उस्मा कारदार साहब, नईम कुरैशी साहब की बात सुन ले प्लीज। कुरैशी साहब, नईम कुरैशी साहब, क्योंकि आज 2 कुरैशी हैं तो एक कुरैशी की तो सुन ले कम से कम। देखिए मेरी बात अर्थ में ये करना जनाब फरमाइए। आप कितना भी कहें ना PTI का या किसी भी सियासी जमात का कोई अफगानिस्तान से ताल्लुक है। उस्मा कारदार साहबा सुन लीजिएगा, थोड़ी नईम कुरैशी साहब की बात सुन लीजिए। लोगों को गुमराह कर नहीं करेंगे, चले सुन ले। कुरैशी साहब, नईम कुरैशी साहब गुमराह क्यों कर रहे हैं? नईम कुरैशी साहब गुमराह क्यों कर रहे हैं लोगों को? आप वो कह रही क्यों गुमराह कर रहे हैं? ना करें, आप गुमराह क्यों कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ जी, मैं क्यों गुमराह कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ जी। देखिए बात यह है, ना किसी का अफगानिस्तान से कोई लेना देना है, ना भारत से कोई लेना देना है। भारत पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है। पाकिस्तान का कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसका इंडिया से कोई लेना देना हो। उनका मीडिया किसी चीज को मैं कुरैशी साहब आपकी बात पे वारी जाऊं, ये बात आपकी, मैं भी सहाफ़ी हूं, मैं भी इंडियन चैनल पे जाता हूं, बैठता हूं, क्या कहते हैं आप कि भारत से किसी शख्स का लेना देना नहीं है, ये कह रहे हैं आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी भी शख्स का भारत से या भारतीय मीडिया से कोई लेना देना नहीं है। उस्मा कारदार साहब, मुझे क्वेश्चन करने दें, मुझे सवाल करने दें, क्योंकि मुझे भी चीजें थोड़ी हजम नहीं हो रही थी, तो मैं क्योंकि रात को मुझे जो है ना हाजमे की टेबलेट खानी पड़ेगी, मेरा हाजमा खराब हो रहा है। मैडम प्लीज, मुझे रात को हाजमे की टेबलेट खानी पड़ेगी, मेरा हाजमा खराब हो रहा है। कुरैशी साहब आप फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी शख्स की, चाहे वो पाकिस्तान में या ओवरसीज पाकिस्तानी लीडरशिप का भारतीय चैनल से, भारत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये फरमा रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है सर। कैसे? बिल्कुल ऐसा ही। आप जो देखिए, प्रोड्यूसर साहब मुझे कुरैशी साहब का नंबर दीजिएगा, मैं हजारों आपको वीडियो भेज दूंगा जिसपे आप जिनकी तर्जुमानी कर रहे हैं यहां बैठकर, वो वहां पे तर्जुमानी करते हैं हिंदुस्तान की और अफगानिस्तान की और उन TTP की और दहशतगर्दी की और जो पनाह दे रहे हैं।
हमें तो उन शर्म से डूब मरना चाहिए उन लोगों को जो अफवाज पाकिस्तान के जवानों पे हमला करते हैं, फिर इंडियन चैनल पे जाकर बैठकर अफवाज पे तनकीद करते हैं। कुरैशी साहब, ड्यू रेस्पेक्ट। के बारे में मैं किसी पाकिस्तानी के बारे में ये राय नहीं, और अंदाजा करें कि इंडियन फौज जो है, सर इल्जाम तलाशी नहीं है, थोड़ा हट के बात करते हैं। इल्जाम तलाशी नहीं है कुरैशी साहब, कुरैशी साहब। कोई पाकिस्तानी पीटीआई को सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि पीटीआई और इमरान खान ने वो किया जो 75 साल में वो अपनी पूरी कोशिश के बावजूद नहीं कर सके कि अवाम को। उज़मा साहबा थोड़ा सुन ले, नहीं कुरैशी साहब को सुन ले जी। करार दे दो। कुरैशी साहब को मैं क्या सर, कुरैशी साहब को सुन ले। उज़मा साहबा थोड़ा सुन ले, क्योंकि चैनल्स के सिर्फ कुरैशी साहब, आपने गुज़श्ता 24 घंटे से इंटरनेशनल मीडिया को वॉच किया है। उज़मा कारदा साहबा मुझे सवाल करने दीजिएगा। नईम कुरैशी साहब, 24 घंटे में आपने इंटरनेशनल मीडिया को वॉच किया है। कल रशिया का प्रेसिडेंट पड़ोसी मुल्क आपके पड़ोस में बगल में बैठा हुआ था, वहां पे क्या हुआ था और वहां पे चैनलों पे कौन कौन था और वहां पे क्या क्या बातें हो रही थी? सफाए मातम बिछा हुआ है सर, कम से कम ये तो देखें आप। मुगीरी साहब, मैं कहता हूँ इंडिया में मातम मजीद बिछ जाए, लेकिन उससे तो अच्छी बात है ना, मगर उस मातम में जो शरीक होते हैं और उस मातम पे जाके जो अफसोस का इजहार करते हैं और हमारे इदारों पे जो आके तनकीद करते हैं, उनको भी जो है ना आप तनकीद करें, उनको कहें कि ये गद्दार हैं। आप कह रहे हैं कि गद्दारी का लक़ब ना दें। आप फातिमा जना के साथ जाके बात मिलाते हैं। मुझे इस बात पे भी अफसोस हो रहा है कि आज के ये जो डिजिटल दहशतगर्द हैं, वो फातिमा जना से मिला सकते हैं हम उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं यही कह रहा था, डिजिटल दहशतगर्दों को आप फातिमा जना से नहीं मिलाएंगे? नहीं सर, मिसाल भी ऐसी दें जो कि बने भी। पाकिस्तान में बाहर कहीं जाके पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ बात नहीं की, खुदा का वास्ता है, किसको किससे मिला रहे? के खिलाफ जो भी बात करेगा उसे आप गद्दार कह दे, कुछ भी कह दे। सर गद्दार भी कम लफ्ज है, मैं तो कह रहा हूं कि उससे ज्यादा कुछ कहना चाहिए था। सियासी जमात के मैं ये कहता हूं उन्हें टैग मत करें। इंडिविजुअल कोई अगर कहता है तो वो उसे आप गद्दार कहें। सर इंडिविजुअल नहीं कहता ना, ये तो पूरा का पूरा दस्ता है, फिर उनके साथ आवाजें मिलती हैं। फिर आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर उनको कहें कि नहीं जी इनको गद्दारी के सर्टिफिकेट ना दें, तो फिर हमें और हमारी आने वाली नस्ल के लिए हम क्या छोड़ रहे हैं? क्या ये छोड़ेंगे कि वो गद्दार जो हमारे जो है शहीदों के ऊपर ऐसी बातें करते थे, दुश्मन मुल्कों पे जाके बैठकर वहां पे बातें करते थे कल और आज, क्या ये आने वाली नस्ल को हम ये दे के जाएंगे? मुझे मैं तो किसी एक ऐसे शख्स का नाम बताएं इंडियन चैनल्स पे बैठ के अपनी फौज को कमजोर करने की सारी ये जो है साजिश करते हैं, अपनी फौज को ये जो है डैमेज करने की कोशिश करते हैं और वो तालियां बजाते हैं बैठ। ठीक है, नईम कुरैशी साहब, उज़मा कारदार साहिबा, रजा कट्टी साहब हैं सीनियर तजिया निगार, मैं उनकी तरफ भी जाना चाहूंगा। दोनों मेहमानों को एक अर्ज करते हुए मैं चौथे मेहमान को शामिल गुफ्तगू कर लूं। बहुत शुक्रिया रज़ाक साहब, फरमाइएगा कि आज DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बड़ी अहम थी, मगर उसके साथ साथ कहें कि कल से पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में सफ़ाए मातम है, क्योंकि वहाँ पर रशिया के प्रेसिडेंट है, उसके बावजूद जो है हमारा खौफ और हमारे फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब का खौफ, उनकी नोटिफिकेशन का खौफ सर पे तारी था। मगर यहाँ पर जो आज DGISPR ने बातें की हैं वो बड़ी अहम है। आपका नुक्ता नज़र क्या है रज़ाक साहब? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जनाब, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जाहिर है कि एक बहुत ही क्लियर और वाज़े जो है वो मौक़िफ़ था। हालांकि पाकिस्तान की फौज की तरफ से इस हवाले से 2-3 बार इस तरह की कोशिश की गई कि DGISPR पेशावर भी गए, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद भी मुख्तलिफ जगहों पर जो उन्होंने खिताब किया उसमें क्लियर कट मैसेज था। लेकिन हुकूमत की तरफ से मेरे ख्याल में कि जिस तरह का आज उन्होंने अहमद शरीफ साहब ने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया, अगर हुकूमत अपने तौर पर इस तरह का कोई क्लियर कट मैसेज रखती तो शायद वो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन हुकूमत शायद उसमें अपना कोई रोल प्ले न कर सकी, तो उसके नतीजे में हमने देखा कि आज उन्होंने बिल्कुल एक सुर्ख रेड लाइन जिसको हम कहते हैं वो खींच दी गई है और उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट भी करार दिया गया है। और उन्होंने पाकिस्तान की फौज के हवाले से जिस तरह बानी PTI ने रोल प्ले किया उनको भी उन्होंने एक्सपोज किया है। तो आने वाला ये महीना जो है, ये जो दिसंबर चल रहा है और आने वाले
दिनों में हम देखेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारी चीजें तब्दील होने जा रही हैं, क्योंकि पीटीआई को इंगेज करने की कोशिश की हुकूमत ने बातचीत करने में, लेकिन उनके साथ इशू वही था कि वो अगर एक कोई बात करते हैं तो फिर अडियाला जाएं, वहां से जो उन्हें गाइडलाइन मिले फिर वो यहाँ आकर बात करें। तो चीजें असल में जिस तरह की जो सूरत बन रही थी, रज़ाक साहब, दो तीन बार यहाँ पर हुकूमत ने ये बात कोशिश की, कीजिएगा, लेकिन वो बड़ी अहम बात बातचीत नहीं है। हो सकी। क्या माजी में अगर जाया जाए, नईम कुरैशी साहब तो जो है बड़ा उन्होंने मिसाल दे दी, मगर मैं दूर नहीं लेके जाता हूँ। नवाज शरीफ साहब की तरफ चलते हैं, बेनज़ीर भुट्टो की तरफ चलते हैं, आसफ अली जरदारी साहब की तरफ चलते हैं, तो उन्होंने भी जो है सलाखों के पीछे रहे, उनके ऊपर तशद्दुद किया, इवन के ज़बान काटी गई। इतनी बड़ी कुर्बानी मुर्तज़ा भुट्टो को शहीद करवा दिया गया। जो है आपके सामने शाहनवाज भुट्टो था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, फिर 27 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो की शहादत। ये एक तवील एक लिस्ट है सियासी जमहूरी पार्टियों की, मगर वहाँ पर बैठकर उनकी क़यादत मखदूम अमीन फ़ैन से लेकर बहैसियत सहाफ़ी, मेरा जो करियर है, मैंने तो कभी नहीं देखा कि उन्होंने किसी पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान जैसे दुश्मन मुल्क पे चैनल पे बैठकर और पाकिस्तान की अफवाज को और पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी हो। माजी में तो हमने ये नहीं देखा। हाल में जो ये सूरत हाल बनी है, क्या जब दे पर दे, यानी कि एक काम के पीछे दूसरा काम, चाहे वो पीटीआई की ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो जो यहाँ से चले गए हैं, वहाँ बैठकर वो जो इंडियन चैनल पर और पाकिस्तान से बैठकर उनकी बहन नौरीन ने जिस तरह से साहिबा ने जो इंटरव्यू दिया, वो दुरुस्त था? नहीं, मेरे ख्याल में कि जब आप मुल्क के अंदर बैठकर सियासत करते हैं, यहाँ हम जो बात करते हैं वो एक अलग है। जब आप गैर मुल्क में जाते हैं, खुद पाकिस्तान के फिर आप सफीर होते हैं जी। लेकिन इंडिया के टीवी चैनल पर ये बात करना, तो उसको तो मौका चाहिए इंडिया को कि वो किस उससे वो उसे जो भी मौका मिलता है वो कभी भी उस मौके से हाथ नहीं निकालता और उसका भरपूर फायदा लेता है। तो इस बार उन्होंने यही किया। तो जब आप इंडियन मीडिया पर बात करते हैं या किसी भी दीगर मुल्क में बात करते हैं, वहां बात करने का आपका तरीकेकार अलग होना चाहिए। अपने मुल्क में आप बैठकर बात करते सर, हैं वो तो तरीका तो यही था ना जिस पे एतराज था। अगर चाहिए। आपने वो वीडियो देखी होगी तो वीडियो में तो वाज़ेह तौर पर वो कह रही है कि केपी से लोग आएंगे, फिर पता लग जाएगा, फिर जेल में जो बैठे हुए जो बानी पीटियाँ हैं उनका मतलब भी बात की। तो ये कहने का मकसद है कि ऐसी बातों से गुरेज करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम से कम, जब एक सियासी माहौल गर्म है, तो वो क्या ये समझ रहे थे कि ब्लैकमेल करके कहीं ना कहीं ऐसे सवालात उठाकर इंटरनेशनल मीडिया, हिंदुस्तान की मीडिया, अफगानिस्तान की मीडिया पर, वहाँ से वाया हिंदुस्तान और पूरी इंटरनेशनल लेवल पर हम पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करेंगे और वो हमसे कहीं ना कहीं बात करेंगे, क्योंकि नून लीग से तो वो बात नहीं कर रहे। जी सर जी, आप देखें ना, इशू ये है कि वो जो खातून है इमरान खान की हमशीरा, वो बुनियादी तौर पर सियासतदान नहीं है। उनको कोई भी एंकर अपने ट्रैप में लाकर कोई भी बातें उगलवा सकता है। मैं इस बात से आपके इत्तेफाक नहीं करूंगा। रज़ाक साहब, वो सबको पता है। रज़ाक साहब, बेसिक जर्नलिस्ट, सुन लीजिएगा, रुक जाइएगा ना यहाँ पे। ये तो सबको पता है, नौरीन बीबी को इंडिया में कोई नहीं जानता। उनके लिए किसने राह हमवार की वो हमें भी पता है, सबको पता है। और किस किस तरह से तमाम प्राइम टाइम शो के एंकर जो है इंडिया से वो अरेंज करके दिए गए, हमें पता है, वो सबको पता है पूरे पाकिस्तान को। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो सियासी नहीं है? सियासी नहीं है तो सियासी मैसेज लेके आती हैं, वहाँ पे बैठ के सियासी बातें कर लेती हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो सियासी नहीं है? मैं जानना चाहूँगा कुरैशी साहब आपकी तरफ, गुलाम मुर्तज़ा कुरैशी साहब आपकी तरफ आऊँगा। कुरैशी साहब, आप इत्तेफाक करते हैं? मैं तो इत्तेफाक नहीं करता इस बात से। रज़ाक साहब का अपना नुक्ता नज़र है, मगर उसका तजिए का मुझे एहतराम करते हुए, सर वो पूरे शोज अरेंज हुए थे, वो प्लांटेड शो थे, और प्राइम टाइम के शो के जितने भी एंकर हैं, मुझे आप जानते हैं, हम भी इंडियन चैनल पे जाके बैठते हैं, वो तमाम के तमाम शो अरेंज करवाए गए थे। जी, ऐसे शो नहीं होते होता है, इसी तरह होता है। आप देखें, किसी जो एनिमी कंट्री के साथ कोई फ्रेंडशिप तो है नहीं। ये सब पॉलिटिक्स, और वो सब अपने मकसद के लिए करते हैं। अभी आप ये ट्वीट जो आ रहे हैं, वीलॉगर जो चल रहे हैं, ये तमाम ये इसकी एक्सटेंशन है नौरीन बाजी। अब उनको भी एक मौका मिल गया, पता नहीं है वो अब मतलब ये है कि मैं इंडियन चैनल से बात कर रही हूँ या इंडियन चैनल्स के साथ ही मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ, उनको बता रही हूँ आप अपनी फौज के खिलाफ, आप अपने मुल्क के कानून के खिलाफ, आप यानी कि ये उनको बता रही है कि हम कितने कमजोर हैं, हम ये हमारे साथ हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये करेंगे, हम अटैक भी करेंगे, उधर से पेशावर से बंदे भी लाएंगे। तो ये चीजें आप दुश्मन को बता रहे हैं, तो इससे क्या मिलेगा आपको?
दूसरी बात जो पहले कुरैशी साहब ने, नईम कुरैशी साहब ने की है, मैं उस पर थोड़ा सा, वो ये है कि वो जब फातिमा जना या भुट्टो या नवाज शरीफ, वो दोनों इलेक्शन आपस में लड़ते थे और वो एक पॉलिटिकल स्लोगन था, ये अपने वोट को लेने के लिए। उसमें कभी भी फौज, ये भी DGISPR ने आज क्लियर किया कि उसमें हम नहीं थे। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि DGISPR ओपनली, ये न कि एक पाकिस्तान आर्मी का नुमाइंदा आया है, बल्कि अभी हम उसको पाकिस्तान आर्मी का नहीं बल्कि डिफेंस फोर्सेस का नुमाइंदा आया है जी। उसने ऐसी बात की है कि ये पहले हम नहीं, इसमें बीच में वो सियासतदान थे, एक दूसरे को वो वोट के लिए, जो अभी क्या कुछ नहीं होता, एक छोटी सी कंस्टिट्यूंसी में पता नहीं माँ बहन और पता नहीं नाना दादा निकाल लेते हैं बाहर। सियासत तो इसी इनका नाम है, अपने मकसद के लिए लड़ना, अपने मकसद के लिए जो है ना वो वोट लेना। तो ये तो ठीक है, लेकिन ये कहना कि नहीं जी। कुरैशी साहब, यहाँ मुझे रोकना पड़ेगा, मुझे कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है। चारों मेहमान साथ हैं, वापस आएंगे तो इसी मौजू पे बात करेंगे, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मगर जाते जाते ये भी बात करूं कि नौरीन खान साहिबा का जो प्रोग्राम थे इंडिया में, वो अरेंज किए गए थे, वो सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। शायद आने वाले दिनों में वो हैंडलर्स भी सामने आ जाएंगे और अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे उनके नाम भी सामने लाएंगे। ब्रेक पे जाने वापस आएंगे तो इसी पे बात करेंगे। एक बार फिर आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। बात हो रही है पाकिस्तान के बड़े अहम आज उस इशू पे और ख़ास तौर पर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, सियासी मंजरनामा। अगर बात की जाए तो थोड़ी देर पहले जिस तरह से बात कर रहे थे कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यकीनी तौर पर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया पर उस पर बातचीत भी हो रही है और यकीनी तौर पर जो आज हम भी प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, नईम कुरैशी साहब चले गए क्योंकि वो यकीननी सवाल ऐसे थे जो कि शायद नईम कुरैशी साहब नहीं समझ पा रहे थे और उसको समझना भी चाहिए था, क्योंकि ये प्रोग्राम जब अरेंज करवाए जाते हैं तो उनके हैंडलर्स का भी पता होता है कि किस तरह से एक ही दिन में हिंदुस्तान के टॉप TV चैनल पर एक ही खातून को बिठाकर और पाकिस्तान पे तनकीद की करवाई जाती है। और ये बड़ी हिम्मत है, क्योंकि गुज़श्ता 20-22 साल से मैं भी प्रोग्राम कर रहा हूँ। 10-10 प्रोग्राम करना नामुमकिन है और वो अरेंज करना नामुमकिन है। हम प्रोग्राम करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इससे ज़्यादा नहीं। मगर ये बात उज़मा कारदा साहिबा, आप समझती हैं कि वाकई ये एक प्लांटेड सारा ड्रामा था जो कि अब तो आया हो चुका है? क्या ड्रामा था जी? जी, ये जो इंडियन TV चैनल पर बैठकर और पाकिस्तानी इदारों पर तनकीद करना नौरीन साहिबा का। देखें, नहीं देखें, मेरी बात सुने। ये आपको पता है कि जो भारत है ये हमारी फौज से इतने खौफज़दा हैं और फील्ड मार्शल से तो इनकी जान जाती है। अब ये जो इनको शिकस्त ये 10 मई में ये इनको मिली है, उससे तो ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, ये ख़त्म हो चुके हैं, ये कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अब इनको कौन सहूलतकारी कर रहे हैं? इनको सहूलतकारी ये बानी साहब और उनका बयानिया और उनकी पूरी जमात बैठी कर रही है। पूरी जमात मैं नहीं कहूंगी, इसमें बहुत सेंसिबल लोग भी हैं जो कि तंग हैं, वो खुद तंग हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये पता नहीं किस डगर पे चल पड़े हैं। हम तो मैं समझता हूं आपसे ज्यादा किसी को पता नहीं होगा। मतलब अब देखना, शाह महमूद है, वो कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे। आप उनके मुंह से कभी आपने कुछ सुने इस तरह की बात? नहीं सुनी ना। वो बेचारे सब साइड, जो सियासी लोग थे इस पार्टी में, वो सारे साइड लाइन हो गए, उनका तो कुछ बचा ही नहीं। अब सिर्फ इस टाइप के जो सहूलतकार और इंतशार पसंद लोग, इन्होंने फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं जो भारत से ऑपरेट हो रहे हैं, अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। ये घड़ते झूठ बयानियां, अब इन्होंने एक झूठा बयानिया घड़ा था कि बानी को जनाब फांसी पे चढ़ा दिया, बानी को पता नहीं क्या कर दिया, और वो जो है इस वक्त खत्म हो गए हैं और उनसे इसीलिए मुलाकात नहीं करा रहे हैं क्योंकि उनकी मौत हो चुकी है। मैं कहती हूँ कि अच्छा, फिर ये बयानियां घड़ते, फिर इंडियन चैनल्स इसको उठाते और फिर शुरू हो जाते हैं। उनके आपको पता है करोड़ों रुपए इस प्रोपेगेंडा पे वो लगाते हैं। वो कहते हैं जी हम 75 साल से पैसे जाया कर रहे थे, हमें कामयाबी नहीं हो रही थी। हमें तो हमारे जो महबूब
एक बंदा है इमरान खान, इतनी मोहब्बत हो गई, मरे जा रहे हैं मोहब्बत में इमरान खान की। वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान से बेहतर बंदा ही कोई नहीं है, इसलिए क्योंकि और आज से मैडम यहाँ पर बड़ी अहम बात है, आज से अगर कई साल पहले चले जाएं, तारीख का हिस्सा है, तो उसको वो कहते थे कि ये बगैर दाढ़ी मूंछों वाला तालिबान खान है। हम नहीं कहते थे, इंडियन मीडिया कहता था। तो उस वक्त क्या तनकीद होती थी? आपको पता है, हजारों तालिबान को इन्होंने अपने पार्टी में इंडक्ट किया है। वो इनके पार्टी के मेंबरान, वो जो जमान पाक में जो पेट्रोल बम फेंके जाते थे, तो ये सारे वहां पे लोग मौजूद थे। और ये जो अफगान पकड़े जाते हैं, ये सारे वही लोग हैं जी। सब उनके सहूलत का। ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाऊंगा मैडम, ब्रिगेडियर साहब को शामिल गुफ्तगू करूंगा। ब्रिगेडियर साहब फरमाइएगा कि मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के सरहदों के मुहाफिज और खास तौर पे हमारी जो ये अमेरिका हक के बाद जी, इनके पास कोई मुंह दिखाने के लिए कुछ बचा नहीं। पूरी दुनिया में हमारी इस वक्त साख बनी हुई है जी। ये पीटीआई को हजम नहीं हो रही है। ये इसलिए मैं कहती हूँ कि गद्दार भी कोई लफ्ज नहीं है, छोटा लफ्ज है इनके। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं ब्रिगेडियर साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूं। ब्रिगेडियर साहब, अब फैसले में क्या फैसला होगा? अब जो आज जो फैसले सामने नजर आए, मजीद सख्त फैसले आपको होते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल। अब बॉल इज इन दी स्टेट्स कोर्ट, हुकूमत के कोर्ट में है जी। और जो क्लियर मैसेज मेरा ख्याल पहुंच गया है, और आप देखेंगे कि डेफिनेटली इसका कोई ना कोई सदबाब तो होगा। द रीजन इज कि आप फौज को आइसोलेट कर रहे हैं, आवाम से दूर कर रहे हैं। ये इसका जो है वो क्रक्स है, और इसके लिए जो है वो हमारी हुकूमत जो है वो पहले से ही तैयार है। और अब तो मेरा ख्याल है उनके पास कोई जस्टिफिकेशन भी हमारी स्टेट को नहीं होगी कि जो सेव द स्किन ऑफ पीटीआई। तो सर केपी में गवर्नर राज की तरफ जा रहा है, आपको लग रहा है? क्योंकि दिफाई नुक्ता नजर से फैसला तो हुकूमत वक्त ने करना है। देखें, उसमें तमाम चीजें देखी जाती हैं। हालांकि इस वक्त गवर्नर राज प्लस की बात भी हो सकती है, लेकिन जो कि नजर आ रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपको परमिट करता है, उसके मुताबिक तो गवर्नर राज बनता है इस वक्त। सर रज़ाक साहब, आपको क्या लग रहा है? सर आपका नुक्ता नजर क्या है कि लगे से रहा है? क्योंकि जो DGISPR की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यकीनन हुकूमत यानी कि वफाकी हुकूमत और कई रहनुमा आज भी कहते रहे कि हम अपने इत्तेहादी यानी कि MQM और पीपल्स पार्टी से मशवरा करेंगे। गवर्नर राज कोई गैर आइनी नहीं, आइनी है। सिंध में भी गवर्नर राज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लगाया था, आपको याद होगा कि ऐसा है, लग रहा है कि अब आने वाले चंद घंटे या चंद दिनों में आपको गवर्नर राज की तरफ जाते हुए सूरत हाल नजर आ रही है? रज़ाक साहब, मुझे तो मौजूदा जो आईनी फ्रेमवर्क है उसमें तो नजर नहीं आ। अच्छा, उसका सबब यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर राज के हवाले से 2-3 चीजें बड़ी क्लियर हैं आइन में। एक तो ये कि जिस सूबे में आप गवर्नर राज लगाएंगे उस सूबे की असेंबली 2/3 अक्सरियत से करारदाद मंजूर करे, उसके बाद वफाकी हुकूमत इम्पोज कर सकती है, और वो भी 6 मार्च में भी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में आप देख रहे हैं कि पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर एक बड़ी अक्सरियत जो है वो PTI के साथ है, तो उनके चीफ मिनिस्टर हैं। अब या तो उसका एक तरीका ये है कि वहाँ मेंबरान तोड़े जाएं जिनका स्टेटस इंडिपेंडेंट का है, पार्टी का नहीं है, तो वहाँ मेंबरान तोड़े जाएं, वहाँ हुकूमत तब्दील हो, ये ऑप्शन हो सकता है। गवर्नर राज वाला मुझे इस फ्रेमवर्क में नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये मुमकिन है कि अगर वो 28वीं तरमीम करके इस तरह का कोई उसमें नुक्ता डाले तो मुमकिन है फिर हो जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में नजर नहीं आता, क्योंकि आपको याद होगा कि इमरान खान के अपने जब प्राइम मिनिस्टर थे तब फवाद चौधरी और दीगर मुसलसल सिंध में गवर्नर राज की बात करते रहे, लेकिन वो कोशिश उनकी कामयाब नहीं हुई। हालांकि उन दिनों हम देखते थे कि ये सारे लोग एक पेज होता था ना, तब भी मुमकिन नहीं हुआ। तो इस वक्त आईनी जो फ्रेमवर्क है उसमें मुमकिन नहीं है, या तो वहाँ हुकूमत खत्म कर दी जाए। साहब, मैं आपकी जाने पाऊंगा। रज़ाक साहब कह रहे हैं कि आईनी तौर पे नुक्ता नजर से गवर्नर राज की तरफ आप नहीं जा सकते। उस्मा साहिबा, बात सारी ये है कि पी जो है वो बेचारा वैसे ही लावारिस सूबा है,
ये इनके जो सीएम साहब हैं जो वो तो मुजावर बने हुए हैं, इसके अडियाला के बाहर बैठे रहते हैं सारा दिन, उनको और काम ही कोई नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं है। लोग वहाँ उनको कोई सेहत की सहूलत है, ना कोई एजुकेशन है, ना मुख्तसर कीजिएगा, वक्त की कमी के बायस इसको मुख्तसर कीजिएगा। क्या गवर्नर आज की तरफ जाएंगे? बात सारी ये है कि मेरे तो ख्याल में वहाँ पे इन हाउस चेंज जो है नागुज़ीर हो चुका है जी, क्योंकि इतनी खींचातानी है वहाँ पे, करप्शन अरूज पे पहुंची हुई है। तो वहाँ पे जो कुछ लोग हैं मेरे ख्याल में, बहुत शुक्रिया उज़मा कारदा साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नईम कुरैशी साहब वो चले गए, अगर होते तो उनसे भी बड़ी अहम सवाल थे, मजीद बात कर सकते। रज़ाक साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुर्तज़ा ब्रिगेडियर रिटायर मुर्तज़ा कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया। तय है कि आज प्रोग्राम फैसले में फैसला करने की कोशिश की, मगर फैसला जो होता हुआ नज़र आ रहा है वो बड़ा अहम है। अगर फैसले की बात करें तो आने वाले दिन और आने वाले चंद घंटे बड़े अहमियत के हामिल हैं। कल आने वाला दिन और ख़ास तौर पर जो है ये 2 दिन जो हैं वो बड़े अहम होंगे, क्योंकि बड़े अभी मज़ीद फैसले होने हैं जिनका असर यकीननी पाकिस्तान की आने वाली सियासत पे ज़रूर पड़ेगा। कल तक आफ्ताब मुगेर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।